तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 8 हिंदी बुक की, मतलब मल्हार बुक की चैप्टर नंबर 7। कविता है मत बांधो। ये कविता जो है मत बांधो, ये कवित्री महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। और ये मत बांधो शीर्षक जो है वो खुद ही बता रहा है कि मत बांधो सपनों को, मत रोको विचारों को, मत रोको, विचरण करने दो, किसी के राह में बाधा मत बनो। ये पोयम इसी पे बेस्ड है और मैं चाहूंगा कि ये पोयम को समझने की कोशिश जरूर करें, तब अपने आप को तुम ढाल पाओगे उस चीज़ों में। तो हर एक लाइन का, तो देखो, ये कविता जो होती है ना, वो एक ही वे में नहीं समझी जाती, अलग अलग वे में उसको समझा जा सकता है, अर्थ अलग अलग लिया जा सकता है। लेकिन जो हमको एग्जाम के लिए चाहिए, जैसे हमको एग्जाम के लिए पढ़ना है, उसी उसी प्रकार से ये कविता को हम पढ़ेंगे। तो चलिए जानते हैं मत बांधो। पंक्ति क्या बोलती है कि इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों की गति मत बांधो। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहां आता है। बीज धूली में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। अब कवित्री ये कविता में क्या समझाना चाहती है कि जिस प्रकार एक पंछी है, उसका पंख काट दो तो क्या वो उड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं उड़ पाएगा। उसी प्रकार किसी के सपनों का मतलब यहां पे विचार है। तो कोई युवा है, कोई बच्चा है, उस अगर वो कुछ विचार कर रहा है, विचार होगा तो वो साकार करने की जरूर कोशिश करेगा। तो कोई अच्छा विचार कर रहा है तो उसके सपनों को, उसके विचार को मत रोको। तो यहां पे अभिप्राय सपनों का मतलब क्या है? विचार है। तो कोई अच्छा विचार करके अच्छा सपना देख रहा है कि हाँ, मैं ये मंजिल पाऊंगा, मुझे ये बनना है, तो मत रोको उनको। कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं वो जिंदगी में, तो जब तक सपने नहीं होंगे उसको वो साकार ही नहीं कर पाएंगे। सपने देखने दो, सपनों को उनके मत रुको। तो वही ये पक्षी के माध्यम से कवयित्री जी बोलना चाहती हैं कि जैसे पक्षी के पंख काट दिया जाए तो वो नभ में उड़ नहीं पाएगा, उसी प्रकार अगर कोई बच्चा है, कोई युवा है, उसके सपनों को तुम काट दोगे, उसके विचार को रोक दोगे, तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा? सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहां आता है। जब सुगंध जो है उड़ जाता है नभ में, आपने डीओ मारा, सुगंध मारी, एक बार वो उड़ गई, क्या वापस से सुगंध आएगी? क्या नहीं आएगी। तो सौरभ का अर्थ सुगंध है यहां पे। तो सुगंध एक बार जो छूट गई, वापस से नहीं आने वाली। उसी प्रकार समय है आपका, समय एक बार चला गया तो चला गया, वापस से वो नहीं आएगा। सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहां आता है। एक बार जो चला गया समय तो चला गया, वापस कभी नहीं आएगा। अगर समय चला गया तो कैसे आएगा लौट के? इसलिए टाइम इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज मनी। बोला गया है टाइम इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट।
बीज धूली में गिर जाता जो, वह नभ में कब उड़ पाता है। बीज यानी कि यहां पे बीज का अभिप्राय सपनों से है। सपने जब आप रोक देते हो तो वो उड़ान कैसे, विचार जब आप किसी को के रोक दोगे तो वो नभ में जाएगा कैसे, वो मंजिल को पाएगा कैसे। मंजिल को पाने के लिए कुछ मंजिल का विचार तो होना चाहिए कि कहां जाना है, क्या पाना है हमें लाइफ में, हमें अपने जीवन में क्या पाना है। पहले विचार आएगा तभी तो उसको पाने की कोशिश करोगे, तभी तो वो रास्ता साकार करोगे। तो वो विचार को, सपनों को जो धूल में मिल जाते हैं, जैसे बीज है, बीज धूल में मिल जाता है तो वो नभ में उड़ नहीं पाता, उसी प्रकार सपनों का स्वतंत्र होना बहुत आवश्यक है, ताकि कुछ वो साकार कर सके, कुछ मंजिल को पा सके। तो स्वतंत्रता विचारों का, स्वतंत्रता सपनों का बहुत आवश्यक है, तो उसको मत रोको। चलिए देखते हैं। गति मत बांधो, बाधित ना करो। सौरभ मतलब सुगंध होता है, नभ मतलब आकाश होता है, धूली मतलब धूल यानी कि धरती होती है। अब इसको एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार जान लेते हैं कि व्याख्या क्या है इसकी। उपर्युक्त पद्यांश में कवयित्री समाज के सभी लोगों को प्रार्थना करती हैं कि जो बालक है या युवा है उनके सपनों के पंख को मत काटो, उनके सपनों को बाधित मत करो। क्योंकि जिस प्रकार जब किसी पक्षी के पंख काट दिए जाते हैं तो वो उड़ नहीं सकता, उसी प्रकार यदि सपनों की उड़ान रोक दी जाए तो सपनों को बाधित किया, या सपनों को बाधित किया जाए तो उसकी कल्पनाशीलता और जो मतलब उसको सोचने का जो इंडिपेंडेंस है, जो कल्पना करने का इंडिपेंडेंस है और संभावनाएं जो वो चीज कर सकता था वो समाप्त हो जाती हैं। कवयित्री उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जब सौरभ यानी कि सुगंध आसमान में उड़ जाती है तो वह वापस नहीं आती, उसी प्रकार है ना, सुगंध का आशय समय से लिया गया, जो सुगंध था, सुगंध एक बार उड़ गया तो उड़ गया, वैसे ही समय है, एक बार चला गया तो चला गया। अर्थात जब समय बीत जाता है तो वो वापस नहीं लौटता। उसी प्रकार उड़ता हुआ बीज यानी कि धूल गिर जाता है तो वह फिर से आकाश में नहीं उड़ पाता। यहाँ बीज का अभिप्राय सपनों से है, अर्थात जैसे सपने स्वतंत्र होके ऊंचाइयों तक जाते हैं, लेकिन अगर सपनों को बाधित किया जाए तो उसके पूरे होने की संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। कहने का अभिप्राय यह है, यदि सपनों को स्वतंत्रता न दी जाए तो वो कभी लक्ष्य को प्राप्त, कभी सोच को इंडिपेंडेंस ना दी जाए तो कभी भी लक्ष्य को प्राप्त, कभी भी मंजिल को प्राप्त नहीं कर पाएगा वो। इसलिए किसी के राह में बाधा मत डालो, ये कवयित्री जी कहना चाहती है। अभी हम देखते हैं आगे, मतलब सोचते हैं, ये देखो ये सब चीजें सोचोगे ना तो बहुत बहुत बढ़िया लगेगी कि किसी को भी नेगेटिव बोल के रोकिए मत। अभी इससे यही सीख मिलती है हमें कि कोई आगे बढ़ता है तो यार खुश होना चाहिए, उसके साथ में उसको कुछ हेल्प हो सके तो करो, लेकिन बाधा मत बनो।
अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है, सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है, इसका आरोहण मत करना, मत रोको, इसका अवरोहण मत बांधो। अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है। अग्नि, आग कहाँ जलती है? धरती पर ही जलती है, लेकिन उसका धुआं उठ के नभ में मंडराता है, आकाश में घूमता रहता है। इसका मतलब क्या? आपने क्या देखा? एक सोच, एक सपना बच्चा, युवा देखता है। जब वो देखता है ना, तभी उसको साकार करने का कोशिश करता है। तो ये दोनों चीजों का होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। किसका? आरोहण और अवरोहण। आरोहण का मतलब क्या है? उत्पन्न होना, चढ़ना। और अवरोहण का मतलब उतरने की क्रिया। ठीक है? तो ऊपर उठना, नीचे आना, ये दोनों चीजें जिंदगी में बहुत अनिवार्य है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया है कि कोई भी बच्चा आगे बढ़ सके। सो अग्नि सदा धरती पर जलती, धूम गगन में मंडराता है, दोनों सपनों में दोनों ही गति है, उड़कर आंखों में आता है, उसका आरोहण मत रोको, उसका अवरोहण मत बांधो। वही बता रही हैं कवित्री जी कि भाई कुछ उत्पन्न हो रहा है, कुछ सपने अगर बच्चे देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, तो उसको बाधा मत बनो। जब वो सपने देखेगा तब उसको साकार करने की कोशिश करेगा। तो दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में, उठना गिरना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सो आरोहण मत रोको, अवरोहण मत बांधो। ठीक है, चलिए अब इसका अर्थ, अग्नि का मतलब आग होता है, सदा मतलब हमेशा, धूम मतलब धुआं, गगन मतलब आकाश, मंडराना, मंडराता मतलब घूमता, गति मतलब अवश्य था। फिर उसके बाद में अवरोहण मतलब चढ़ना, ऊपर को जाना, अवरोहण मतलब उतरने की क्रिया, पतन, नीचे की ओर आना। व्याख्या देखते हैं। कवित्री उदाहरण देते हुए कहती हैं कि आग हमेशा धरती पर ही जलती है, उसके उत्पन्न होने वाला धुआं, उससे जो धुआं उठता है वो आकाश में, नभ में घूमते रहता है। सपनों में इन दोनों की विशेषता होती है। जब कोई किसी के मन में कुछ सोच आती है तो दोनों की विशेषता होती है, ऊपर चढ़ना, नीचे उतरना। इन दोनों की विशेषता होती है, यानी ऊपर उठने आरोहण और नीचे आने अवरोहण की। कहने का आशय यह है कि सपना मतलब सपना मनुष्यों के मन में विचार की तरह जन्म लेता है। कुछ अच्छा विचार आ रहा है तो मनुष्य के मन में सपना विचार की तरह जन्म लेता है। फिर कल्पनाओं की उड़ान भरते हुए आंखों में सच्चाई बनकर उभरता है। कवित्री सभी से अनुरोध करती हैं कि सपनों के उठने, आरोहण अर्थात उत्पन्न होने और उसके व्यवहार में वापस आने, अवरोहण अर्थात उसके साकार होने में बाधा न डालो, क्योंकि स्वतंत्रता ही सपनों को साकार करने में मदद करता है, में एकमात्र सहारा है। स्वतंत्रता दो सोचने की और मंजिल को पा सकने की। तो इसका मतलब यही था, इसका अभिप्राय ये जो
पंक्तियां थी, उसका मतलब यही है कि जिंदगी में दो चीजों का होना, दोनों चीजों का, जैसे सुख दुख दोनों इंपॉर्टेंट है। अब दुख नहीं होगा तो सुख के बारे में जानोगे नहीं, सुख नहीं होगा तो दुख के बारे में जानोगे नहीं, तो दोनों इमोशंस होना जरूरी है। वैसे ही जिंदगी में उतार चढ़ाव दोनों प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चढ़ना यानी कि आरोहण, उतरना मतलब अवरोहण, दोनों की प्रक्रिया जो है वो जरूरी है सपने साकार करने के लिए। ये दोनों चीजों का जरूरी है, होना जरूरी है। तो भाई बच्चे या युवा सफल होते हैं असफल होते हैं, होने दो यार, तब तो कुछ सीखेंगे, फिर सफलता की ओर बढ़ेंगे। तो दोनों चीजें, ऊपर उठना नीचे उतरना, दोनों चीजों का बहुत जरूरी है लाइफ में। तो किसी के भी सोच को साकार करने के लिए दो चीजों का जरूरत है, उठना और गिरना। तो आरोहण और अवरोहण। तो किसी के भी विचार में बाधा मत बनो, ये कवित्री का मानना है कि भैया कर रहा है करने दो, जो सोच रहा है सोचने दो उसको, पॉजिटिव चीजें बताओ उनको, रोको मत, बाधा मत बनो, उनके सोच पे बाधा आप ना बनो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा, स्वर्ग बनाने का फिर कोई शिल्प भूमि को सिखलाएगा। जब वो जाएगा, स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करेगा, तो वो नभ से, आकाश से अलग अलग रंग लेके आएगा। और जब वो रंग लेके आएगा, अलग अलग चीजें सीख के आएगा, तो जरूर धरती को वो स्वर्ग बनाएगा और सब लोगों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाएगा। तो कुछ सीख के आएगा तभी सिखाएगा ना। तो स्वतंत्रता पूर्वक उसको विचरण करने दो। मुक्त गगन में विचरण कर यह तारों में फिर मिल जाएगा, मेघों के से रंग और किरणों से दीप्ति लिए भू पर आएगा। जिस प्रकार मेघ आती है तो रेनबो फॉर्म होता है, उसी प्रकार अच्छे अच्छे लोगों से मिलेगा। जब वो इस दौरान, जब वो ये सोचकर विचरण करके मुक्त, इंडिपेंडेंट, एकदम फ्रीली विचरण किया, सोचा समझा, कुछ आगे बढ़ा, तो आगे बढ़ने के वक्त जब आगे बढ़ जाएगा तो उधर से कुछ सीखेगा, सबसे कुछ लेकर आएगा और हमारे समाज को भी अच्छे अच्छे बातें सिखाएगा। जिस प्रकार अभी ये देखो, मेघों में जब रेनबो आता है तो अलग अलग कलर होते हैं, तो अलग अलग चीजें सीख के आएगा। इसका मतलब ये है, इसका आशय इससे ये है। और धरती को स्वर्ग बना देगा, धरती को कुछ अच्छा सिखाने की कोशिश करेगा। मुक्त मतलब आजाद, गगन मतलब आकाश, विचरण मतलब घूमना, मेघों मतलब बादलों, मतलब और, दीप्ति मतलब तेज, आभा, भू मतलब धरती, शिल्प मतलब कला। तो अलग अलग चीजें सीख के आएगा, अलग अलग चीजें जो धरती पे रह रहे हैं उनको सिखाएगा। ठीक है, तो इसलिए सीखने दो उसको, अपने मन से विचरण करने दो उसको, फ्री दो उसको, इंडिपेंडेंस दो, उसके राह में बाधा मत बनो। सीधा सीधा बात ये है। तो चलिए देखते हैं इसका व्याख्या। उपर्युक्त पंक्तियों में कवित्री सपनों के बारे में बताती हुई कहती है कि सपने जब स्वतंत्र होते हैं तो वो तारों तक पहुंच जाते हैं, अर्थात जब सपनों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है तो वो अधिक ऊंचाइयों तक पहुंच जाती हैं। अब
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप किसी को रोकोगे नहीं, किसी युवा है, कोई बच्चा है, उसको रोकोगे नहीं, सोचने की स्वतंत्रता दे रहे हो, वो कुछ अच्छा सोच रहा है तो उसको पाने की कोशिश करेगा, तो उस दौरान जब नहीं रोकते हो आप, तो स्काई इज द लिमिट। तो वो बहुत दूर तक पहुंच जाता है। जब उसको आप स्वतंत्रता देते हो तो बहुत दूर तक पहुंच जाता है, अर्थात अपने सपनों को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है, तो वो अधिक ऊंचाई, मतलब बहुत चीजें पा लेता है, पहुंच जाता है, और यह सफलता को प्राप्त करता है, बहुत सफल होता है, बहुत चीजें सीखता है। वे बादलों में रंग और किरणों के तेज लेकर ही धरती पर उतरते हैं, अर्थात ऊंचाइयों पर पहुंचकर वे सफल लोगों से सुंदरता, मतलब जब वो ऊंचाई पा लेते हैं, वो सफल हो जाते हैं, तो सफल लोगों से सुंदरता व प्रेरणा लेकर लौटते हैं, अच्छे अच्छे गुण सीख के आते हैं। जो सफल, अगर तुमने किसी को फ्री छोड़ दिया, कोई बच्चा है, कोई युवा है, उसको फ्री छोड़ दिया, उसको फ्री विचरण करने दिया, उसको विचार करने दिया, तो वो जब सफल होता है, जब उसके मार्ग में आप बाधा नहीं बनते हो, तो जब वो सफल होता है, तो वो क्या बहुत अच्छी अच्छी गुण जाके जब वो सफल होता है, तो बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलेगा, सफल लोगों से मिलेगा, और वो अच्छी अच्छी गुण लेगा, प्रेरणा लेगा, सुंदर सुंदर चीजें सीखेगा, और जब वो लौटेगा तो धरती को स्वर्ग बनाएगा। वो अलग अलग चीजें, अच्छी अच्छी चीजें लोगों को सिखाएगा। स्वतंत्र सपने धरती पर उतरकर धरती को स्वर्ग बनाने की कला सिखाएंगे। तो अच्छी अच्छी गुण धरती के लोगों को, जब वो सफल होगा, अच्छा सीख लेगा, अच्छा कुछ सीखेगा, तो जब वापस लौटेगा तो लोगों को भी अच्छा सिखाएगा। अर्थात सफल और समृद्ध लोगों से प्रेरणा लेकर वो अपने सपनों को साकार करके व्यक्ति रचनात्मक और स्वतंत्र विचारों से समाज को सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्ण बना सकता है। तो समाज को अच्छी अच्छी चीजें देगा, सुंदर, समृद्ध और शांतिपूर्वक बनाएगा जब वो सफल हो जाएगा। अब ये लास्ट पंक्ति है और यहां पे कंक्लूड करेंगे अपन कि नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इनको मत बांधो, इन सपनों के पंख न काटो, इन सपनों के गति मत बांधो। अब इनको आकाश में उड़ने से, मतलब इनको प्रोग्रेस करने से, इनको सफल होने से मत रोको, धरती से इनको मत बांधो। अरे एक ही जगह उसको बांध के मत रखो, भैया यही करना है, ऐसा जरूरी नहीं है। आप कुछ भी जो सोचते हैं वो कर सकते हैं। डॉक्टर बनना है डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनना है इंजीनियर बनो, अपने मन से बनो। जब वो विचरण करेंगे तो उसको पाने की जरूर कोशिश करेंगे, तो वो सफल होंगे। जब वो सफल होंगे, देखो ऐसा है ना कि जब आप अपनी मर्जी थोपोगे बच्चों पे, तो वो असफल होंगे तो आपको दोष देंगे। लेकिन जब वो अपने मर्जी से, अपने विचरण से कुछ करेंगे, अपने विचार से कुछ करेंगे, अपने सपनों को जिएंगे, अपने मुझे क्या बनना है, कैसे बनना है, मुझे कैसे सफलता प्राप्त करनी है, जब वो असफल भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्होंने खुद रास्ता चूज किया है, दूसरा रास्ता वापस से बनाएंगे उन लोग। लेकिन जब आप थोपते हो तो वो वापस से वो रास्ता नहीं बनाएंगे, आपके ऊपर डाल देंगे। तो आपने बोला था करने के लिए, नहीं हुआ तो वापस से वो पाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन जब वो कुछ चीजें सोचेंगे, कुछ मंजिल पाना चाहेंगे, तो 10 रास्ते वो बनाएंगे। अच्छा इधर से नहीं हुआ, उधर से करूंगा। तो इसलिए उनके खुद को विचार को जीने दो, उनको मत रोको। तो नभ तक जाने से मत रोको, वो जो सोचते हैं, उनको वो जो सपना जीना चाहते हैं, उसको मत रोको, उनको जाने दो, उनको सोचने दो। उनको एक ही जगह एक ही चीज, इनको ये चीज नहीं करना, ये चीज करना है, वो वैसा नहीं बताओ। धरती से इनको मत बांध के रखो। जितना विचरण करना चाहते हैं, जितना उड़ना चाहते हैं उड़ने दो, जो करना चाहते हैं करने दो। इन सपनों के पंख न काटो,
इन सपनों के गति मत बांधो। वापस से वही कि जिस तरह चिड़िया के पंख काट देते हो और वो उड़ नहीं पाता, उसी तरह कोई बच्चा है, कोई युवा है, तो भाई हाथ जोड़ के विनती है कि उनके सपनों के बीच में मत आओ, उनको जो करना है करने दो, लाइफ में अच्छा करेंगे, कुछ उनको जो पाना है, जो मंजिल पानी है उनको, वो उनको जीने दो, उनको वही पाने दो। उनके विचार को रोको मत, उनके विचारों में बाधा मत बनो। जब वो चीजें सोचेंगे तो उसको पाने की जरूर कोशिश करेंगे, अच्छा लाइफ में करेंगे, सफल बनेंगे। तो ये कविता के माध्यम से कवित्री वर्मा जी ने यही सब बताने की कोशिश करी है कि भैया किसी के सपनों को मत रोको, किसी के राह में बाधा मत बनो। व्याख्या जो है वो देख लेते हैं। उपरयुक्त पंक्तियों में कवित्री समाज को सभी लोगों से अनुरोध करती हैं कि सपनों को ऊंचाइयों तक जाने से मत रोको, उन्हें धरती से बांधकर मत रखो, सपनों के पंख मत काटो और सपनों की संभावनाओं को मत बांधो, क्योंकि किसी पक्षी के पंख काट दिए जाए तो उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं पाता। वैसे ही अगर हम किसी के सपनों को बाधित करते हैं तो उनकी कल्पनाशीलता और संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। कहने का आशय यह है कि सपनों को साकार करने के लिए सपनों को स्वतंत्र छोड़ना आवश्यक है। अब हम देखते हैं कि ये जो कविता लिखी हैं उनके बारे में कुछ पढ़ते हैं कि हिंदी की सब सुप्रसिद्ध कवित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो ये कहाँ जन्मी थी? उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मी थी। ये कब से कब तक जिंदा रही हैं? 1907 से 1987। ठीक है। सो मतलब बहुत बड़ा काल में जिए हैं। उन्होंने छोटी से उम्र में कविता लिखना आरंभ कर दिया था, बहुत छोटी थी तब से ये कविता लिख रही हैं। बच्चों के लिए उन्होंने बारहमासा, आज खरीदेंगे हम ज्वाला, अब यह खिचड़ी कहाँ रहेगी जैसी अनेक कविताएं लिखी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने भावपूर्ण गद्य मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रचनाएं तथा पथ के साथी भी रचना की। मतलब देखो, कविता भी लिखी है उन्होंने और गद्यांश भी लिखा है, पद्यांश भी लिखा है, दोनों लिखा है उन्होंने। ठीक है। इनके द्वारा लिखे गद्य के चरित्र पाठकों को याद रह जाने वाले होते हैं। निहार, रश्मि, निर्जा, संध्या, गीत और दीपशिखा उनके चर्चित कविता संग्रह है। इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित है ये। बहुमुखी प्रतिभा, मतलब बहुत सारे इनको मल्टी टैलेंटेड आप बोल सकते हो। सो बहुमुखी प्रतिभा संपन्न महादेवी वर्मा जी एक चित्रकार भी थी। अब देखो, ये चित्रकार भी थी तो कितना टैलेंट है। ये लेखिका हैं, पोयम भी लिखती हैं, लेसन्स, ये कहानियां भी लिखती हैं। ही इज़ वेरी फेमस, शी इज़ वेरी फेमस, बहुत फेमस हैं वो। और वो एक चित्रकार भी हैं, चित्रकार भी थी, तो बहुत मल्टी टैलेंटेड थी। उनका जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था, उत्तर प्रदेश। तो बहुत छोटी उम्र से ये पोयम लिख रही हैं। होप करता हूं कि आज का जो कविता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो। तो ज़रूर
एक कमेंट कीजिएगा, कमेंट करना बनता है, इतना मेहनत के बाद एक कमेंट बनता है, तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। लाइक करना शेयर करना जरूरी है, क्योंकि मम्मा सिखाती है शेयरिंग इज केयरिंग। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।